अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, रेडिएशन एक्सपोजर तो हम समझ चुके हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस रेडिएशन का हमारी बॉडी को एक्सपोज होने के बाद क्या नुकसान है, यानी इन रेडिएशंस का बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक बेसिकली यही होने वाला है, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। हम देखेंगे कि ये जो रेडिएशंस का बायोलॉजिकल इफेक्ट है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डोज क्या है, इक्वलेंट डोज क्या है, और साथ ही डियर स्टूडेंट्स कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को भी आज के इसी लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। और एंड पे फिर मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल 21.3 भी आपके सामने रखूंगा। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस पर बात करें। बायोलॉजिकल इफेक्ट से मुराद ये है कि कोई भी रेडिएशन लाइफ को कैसे इफेक्ट कर सकती है। लेट्स से अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो जितनी भी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आपने पढ़ी हैं, ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस ह्यूमंस को किस तरह से ऑल्टर कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं। ये बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन है कि ह्यूमंस पर इनका क्या असर है। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमंस पर जाहिर है इन रेडिएशंस का डैमेजिंग डेवास्टेटिंग इफेक्ट ही होता है, because these radiations alpha beta gamma can produce ionization, और आयनाइजेशन से जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उनके डैमेज होने से उनकी डिवीजन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, और डिवीजन के प्रोसेस के डिस्टर्ब होने से वो सेल्स बेतरतीबी के साथ डिवाइड होकर कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहां पर एक ट्यूमर, एक कैंसर जन्म ले लेता है डियर स्टूडेंट्स, और फिर वो कैंसर पूरी बॉडी में फैल के मौत का सबब बन सकता है। तो ये बात करने का मकसद यहाँ पर यह था कि ये रेडिएशंस हमेशा ह्यूमन बॉडी पर डेवास्टेटिंग डैमेजिंग इफेक्ट ही कॉज करते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इनका ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट कैसा है और कितना है, और ये इफेक्ट किन मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड करता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन को समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन है, यानी इंसानों पर रेडिएशंस का जो इफेक्ट है, ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस पर भी डिपेंड करता है। अब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से क्या मुराद है कि कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स किस कदर रेडिएशंस खुद में से एमिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये लेड के कंटेनर में मैंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेट से अल्फा का सोर्स है, तो जो अल्फा इसमें से एमिट हो रहा है वो किस रेट से एमिट हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे अगर एक सेकंड में 5 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके होते हैं तो 5 अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। इसकी इंटेंसिटी हम 5 कह सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर एक ऐसा सोर्स यहाँ पे रख दूँ जिसमें एक सेकंड में 50 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके कर रहे हैं, तो 50 अल्फा न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल्स इस सोर्स से एमिट होंगे। इसकी रेडिएशन इंटेंसिटी लेट्स से 50 है, तो ये ज़्यादा डैमेजिंग होगा बनिस्बतन इससे पहले वाले अल्फा पार्टिकल के सोर्स से। तो डियर स्टूडेंट्स, किस कदर कोई रेडिएशन बायोलॉजिकली डेंजरस है, बायोलॉजिकल इफेक्ट रखती है, डिपेंड करता है उस रेडिएशन की इंटेंसिटी पे। और डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि ये रेडिएशन इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? ये रेडिएशन इंटेंसिटी डिपेंड करती है डिसइंटीग्रेशंस पर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई पर डिपेंड करती है। अगर डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स ज्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशंस एमिट होंगी, और वो ज्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशंस ज्यादा स्वेयर इफेक्ट रखती होंगी। तो अब डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस को डियर स्टूडेंट्स डिफाइन करने के लिए हमें कोई एक यूनिट चाहिए, और इसका यूनिट क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, इसके यूनिट्स पर बात तो मैं वैसे हाफ लाइफ के टॉपिक में भी कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी करना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, इसका यूनिट है बैक्वरल।
1 BQ, हेनरी बैक्वेरेल के नाम पर। डियर स्टूडेंट्स, 1 बैक्वेरेल का मतलब है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। यानी अगर आपके पास एक ऐसा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जिसका डिसइंटीग्रेशन रेट बहुत कम है, उसमें एक न्यूक्लियस 1 सेकंड में डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो हम कहेंगे उसका डिसइंटीग्रेशन रेट या डिके रेट 1 बैक्वेरेल है। यानी 1 सेकंड में एक न्यूक्लियस डिके कर रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पे जो रेडियो एक्टिव हमारे पास सैंपल्स होते हैं उनकी मिकदार भी ज़्यादा होती है, यानी नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली ज़्यादा होते हैं और उनका डिके रेट भी ज़्यादा होता है। तो 1 सेकंड में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक न्यूक्लियस से डिके करे, एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस भी डिके कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए फिर उसका दूसरा यूनिट है क्यूरी, 1 CI। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्यूरी है ये 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड के इक्वल है। इसीलिए इस क्यूरी को हम डियर स्टूडेंट्स 3.7 × 10⁻10 बैक्वेरेल्स के इक्वल भी लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने 2 यूनिट्स देख लिए डिसइंटीग्रेशन के, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन पे ही इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिपेंड करती है। डियर स्टूडेंट्स, अब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की तो बात हो गई, चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। ये जो रेडिएशंस हैं इनका बायोलॉजिकल इफेक्ट इन रेडिएशंस की एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। देखिए, जो रेडिएशन ज़्यादा एनर्जेटिक होगी वो ज़्यादा आयनाइजेशन कॉज करेगी, अल्टीमेटली ज़्यादा डैमेज कॉज करेगी, ज़्यादा इफेक्ट कॉज करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर प्रॉपरली इनके इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करनी होगी, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एज डोज। जी, ये वही डोज है जैसी हम मेडिसिन की खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चों के लिए डोज 1 चम्मच, बड़ों के लिए 2 चम्मच और एडल्ट्स के लिए 3 चम्मच। अक्सर आपने ये जुमले सुने। तो डियर स्टूडेंट्स, रेडिएशन की भी डोज होती है। इस रेडिएशन की डोज को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? दैट इज सिंपली डिफाइंड एज द रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास। कि कोई भी रेडिएशन किसी मास पर, किसी बायोलॉजिकल ह्यूमन पार्ट पर अगर फॉल कर रही है, तो उस ह्यूमन पार्ट के मास पे कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो उस पर्सन की एब्जॉर्ब्ड डोज कहलाएगी, कि उस शख्स ने कितनी डोज ली है रेडिएशन की। तो सिंपली इट इज डिफाइंड एज एनर्जी absorbed per unit mass is called absorbed dose। उस रेडिएशन की जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है पर यूनिट मास, उसे हम एब्जॉर्ब डोज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? चलिए देखते हैं। द फॉर्मूला वुड बिकम, इसे यकीनन डोज है तो डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इट इज इक्वल्स टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला तो आपने देख लिया, फिर इस एतबार से इसके यूनिट्स क्या बनेंगे? सो व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ डोज ऑफ रेडिएशन? डियर स्टूडेंट्स, आपने फॉर्मूला देखा जो कि एनर्जी पर यूनिट मास है, तो इस एतबार से एनर्जी के यूनिट्स जाउल्स और मास के यूनिट्स किलोग्राम्स, तो एनर्जी पर मास इज जाउल्स पर किलोग्राम। सो डोज इज मेजर्ड इन जाउल्स पर किलोग्राम। कितने जाउल्स एनर्जी कितने केजी ऑब्जेक्ट ने ऑब्जॉर्ब की है, कितने केजी मास ने एब्जॉर्ब की है। डियर स्टूडेंट्स, इस डोज के यूनिट जाउल्स पर केजी को ग्रे भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रे। जाउल्स पर केजी इज नोन एज ग्रे। ग्रे को GY से रिप्रेजेंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये इसके SI यूनिट्स हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसके कुछ और भी यूनिट्स हैं।
there are some other units as well. Dear students, दूसरे यूनिट्स में जो सर फेरिस्ट यूनिट है दैट इज RAD, रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डॉज. रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डॉज एक छोटा यूनिट है. 1 RAD यानी कि रेडिएशन absorbed dose is equals to 0.01 ग्रे. डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये बात MCQ में इस तरह से पूछी जा सकती है कि 100 ग्रे इज इक्वल्स टू 100 ग्रे कितने रेडियंस के 100 ग्रे कितने RAD रेडिएशन एब्जॉर्ब डॉज के इक्वल हो सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, फिर आप कैसे लिखेंगे, चलिए छोटी सी कन्वर्जन करके देखते हैं. कन्वर्जन में ये सवाल MCQ में अक्सर पूछा जा सकता कि डोज ऑफ 100 ग्रे इज इक्वल टू ऑप्शन रेडिएशन एब्जॉर्ब डॉज में पूछी जा सकती है. तो फिर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप कहेंगे 0.01 ग्रे इज इक्वल्स टू 1 रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसे 0.01 पे दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01. दिस 1 ग्रे इज इक्वल्स टू 100 रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज. तो 100 ग्रे किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 10⁴ रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज. यहां पर आपने दो चीजें सीखी, एक तो आपने कन्वर्जन सीखी जो आपने करके अभी देखी है, और दूसरी चीज आपने ये सीखी डियर स्टूडेंट्स कि 1 ग्रे इज अ बिगर यूनिट दैट इज इक्वल्स टू 100 रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज. मैं यहां पर लिख देता हूं 1 ग्रे इज इक्वल्स टू 100 RAD. स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी गुफ्तगू चलती चली जा रही है, उम्मीद करता हूं कि आप साथ हैं. इसे कदम और आगे बढ़ते हैं. रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म आपने यूज किया है डोज, ये इनफ नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, डोज की मदद से आप ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि किस रेडिएशन का बायोलॉजिकल इफेक्ट कितना है. चलिए मैं आपको आसानी से एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं. देखिए, अगर 5 जाउल्स अल्फा पार्टिकल्स ह्यूमन बॉडी के हैंड पर फॉल करें और 5 जाउल्स एनर्जी के बीटा पार्टिकल्स ही ह्यूमन बॉडी के हैंड पर फॉल करें, तो दोनों की रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड एनर्जी 5 जाउल है, और हो सकता है मैस भी सेम हो, लेकिन फिर भी अल्फा पार्टिकल्स ज़्यादा डैमेजिंग होंगे क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की डियर स्टूडेंट्स आयनाइजेशन ग्रेटर है. बीटा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन उससे अल्फा से थोड़ी सी कम है, यानी कि जो एडवर्स इफेक्ट अल्फा कॉज करेंगे बीटा उस कदर एडवर्स इफेक्ट कॉज नहीं कर सकती. डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ. अल्फा रेज आर 20 टाइम्स मोर डैमेजिंग देन एक्स रेज, यानी कि अगर सेम एनर्जी की अल्फा और एक्स रेज सेम मास पे फॉल करें तो एक्स रेज 20 टाइम्स मोर डैमेज कॉज करेंगी एज कंपेयर टू एक्स रेज. तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां पर कंपैरिजन क्रिएट करने के लिए ये कह रहे हैं कि अल्फा रेज 20 गुना ज्यादा डैमेजिंग है, यानी कि बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अल्फा रेज इज 20 टाइम्स मोर देन एक्स रेज. ये 20 टाइम्स जो आप कह रहे हैं, जो बायोलॉजिकल इफेक्ट आप एक्सप्लेन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इसे रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस कहते हैं. यानी कि मैं अगर ये बात लिखूं कि इफेक्ट ऑफ अल्फा इज 20 टाइम्स द इफेक्ट ऑफ एक्स रेज, तो इफेक्ट ऑफ अल्फा ओवर इफेक्ट ऑफ एक्स रेज अगर कहूं डियर स्टूडेंट्स, तो दैट इज 20. इसी को रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस कहते हैं. यानी रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस वो फैक्टर है जो बताता है कि एक रेडिएशन दूसरी रेडिएशन की निस्बतन किस कदर ज्यादा इफेक्ट रखती है ह्यूमन बॉडी पे. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी बुनियाद पर आप जल्दी से रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस को एक्सप्लेन कर देते हैं. सो
relative biological effectiveness. Dear students, relative biological effectiveness is simply defined as the ratio of effectiveness of one radiation with respect to another. The ratio, कौन सी effectiveness की? The ratio of biological effectiveness of one radiation as compared to other radiation is called RBE, relative biological effectiveness factor of that particular radiation. Dear students, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी जो अभी आपने समझी. इस बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस फैक्टर से आप दो रेडिएशंस को कंपेयर कर सकते हैं. यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक्स रेज की उसी डोज को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो अल्फा के बराबर इफेक्ट कर सकती हैं. यही मैंने कहा ना कि अल्फा इज 20 टाइम्स मोर डैमेजिंग, मोर ionizing, more hazardous as compared to X-rays. तो dear students, इसका मतलब ये हुआ कि 20 जो relative biological effectiveness factor है उसे अगर मैं X-rays की डोज से मल्टीप्लाई करूं तो अल्फा के बराबर उसका नुकसान आएगा. तो वो जो उसके बराबर नुकसान, उसके बराबर इफेक्ट आएगा उसे इक्विवेलेंट डोज कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अब फिर वक्त आ गया है कि हम इक्विवेलेंट डोज को डिफाइन करें. डियर स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट डोज से क्या मुराद है? इक्विवेलेंट डोज जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि एक्स रेज का इफेक्ट अल्फा से कम है. अल्फा इज 20 टाइम्स मोर डैमेजिंग देन एक्स रेज. यानी एक्स रेज की डोज को अगर 20 से मल्टीप्लाई करूं तो उसमें अल्फा का इफेक्ट आ जाएगा, वो अल्फा के इक्विवेलेंट इफेक्ट रखेगी. डियर स्टूडेंट्स, इसी बात पर फिर आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं. इक्विवेलेंट डोज इज एब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय द रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस फैक्टर. ये इक्विवेलेंट डोज का सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है. डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्विवेलेंट डोज की क्वांटिटी है वो तमाम रेडिएशंस के इक्विवेलेंट इफेक्ट को एग्जिबिट करती है. यानी कि अगर मैं किसी भी रेडिएशन की इक्विवेलेंट डोज की वैल्यू बता दूंगा तो मुझे फिर ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इक्विवेलेंट डोज अल्फा के लिए है, बीटा के लिए है, या फिर गैमा के लिए है, या फिर किसी और रेडिएशन के लिए. इक्विवेलेंट डोज का मतलब ये है कि तमाम रेडिएशंस का यूनिवर्सल इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर या किसी भी बायोलॉजिकल पार्ट पर कितना है. तो डियर स्टूडेंट्स, फिर इसके यूनिट्स क्या होंगे? चलिए इसके यूनिट्स लिख देते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट डोज इज मेजर्ड इन साइवर्ट्स. 1 SIEVERT, इसे SV से रिप्रेजेंट किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, साइवर्ट इक्विवेलेंट डोज का यूनिट है. यानी कि अब आप ये कह सकते हैं कि कोई भी रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हो रही है उसका जो इफेक्ट होगा ह्यूमन बॉडी पर वो साइवर्ट में मेजर किया जा सकता है. यानी कि मैं सिंपली आपको एग्जांपल के तौर पर ये बता सकता हूं कि अगर एक रेडिएशन जिसका इफेक्ट 1 साइवर्ट है और एक रेडिएशन जिसका इफेक्ट 2 साइवर्ट है, वो 2 टाइम्स मोर डैमेजिंग इफेक्ट रखती है बनस्बतन 1 साइवर्ट. अब डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि आप ये समझ चुके हैं तो अब आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सी रेडिएशन ज़्यादा डैमेजिंग है और कौन सी लेस डैमेजिंग है. यानी कौन सी रेडिएशन ज़्यादा हार्मफुल है और कौन सी सेफ लिमिट में आती है. डियर स्टूडेंट्स, अगर तो रेडिएशन एक्सपोजर लेस देन 2 मिलीसाइवर्ट हो तो ये सेफ है. तो डियर स्टूडेंट्स, less than 2 millisieverts is
सेफ। आमतौर पर डियर स्टूडेंट्स ये एक्सपोजर लेवल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे काम करने वाले पर्सनल्स का होता है। अगर इससे ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर बढ़ जाए 3 मिली साइवर्ट 4 मिली साइवर्ट तो दैट इज डेंजरस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेटर देन 2 मिली साइवर्ट इज हार्मफुल, और जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा उतना ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट भी, हार्मफुल इफेक्ट भी इंक्रीज करता जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बैकग्राउंड रेडिएशंस की वजह से हम सब तकरीबन 1 मिली साइवर्ट के एक्सपोजर में हमेशा रहते हैं। सो 1 मिली साइवर्ट इज द एक्सपोजर ड्यू टू बैकग्राउंड रेडिएशन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बैकग्राउंड रेडिएशंस की वजह से 1 मिली साइवर्ट का एक्सपोजर है, ये पर एनम है, पर ईयर है, यानी एक साल में हम कुल मिला के 1 मिली साइवर्ट की रेडिएशंस एक्सपोज करते हैं, 1 मिली साइवर्ट की रेडिएशंस को एक्यूमुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अभी तो कंट्रोल्ड वैल्यू है, लेकिन कुछ रीजन्स में जहाँ पे ओजोन बहुत ज़्यादा डैमेज है और अगर आपके इर्द गिर्द कुछ रेडियो एक्टिव ट्रेसेस ज़्यादा मौजूद हों तो इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और बढ़ के हार्मफुल रीजन में भी दाखिल हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हो गई थोड़ी सी बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन की। अब थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं और इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस देखते हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने रेडिएशन एक्सपोजर को समझा और रेडिएशन एक्सपोजर को समझने के बाद बायोलॉजिकल इफेक्ट को मेजर करने का तरीका भी सीख लिया। जिस तरह कि मैं भी आपको चंद लम्हे पहले बता चुका हूँ कि बायोलॉजिकल इफेक्ट को मेजर करने के लिए हम एक टर्म यूज़ किया करते हैं, इक्विवेलेंट डोज। अब स्टूडेंट, सवाल ये पैदा होता है कि मुख्तलिफ रेडिएशंस का इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे क्या है। स्टूडेंट, जिस तरह से मैं बता चुका हूँ कि जो जितनी ज़्यादा आयनाइजिंग रेडिएशन है उसका उतना ज़्यादा फैटल इफेक्ट है, उतना ज़्यादा ख़तरनाक इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पे। जिस तरह से अल्फा रेडिएशन बहुत ज़्यादा आयनाइजिंग है, इसलिए इनका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है ह्यूमन बॉडी पे अगर ये रेडिएशन ह्यूमन बॉडी में दाखिल हो जाए तो। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। अगर तो अल्फा रेडिएशन का सोर्स जिस्म से थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ, तो आप जानते हैं कि अल्फा रेडिएशंस मैसिव और ज़्यादा आयनाइजिंग होने की वजह से अपनी सारी की सारी एनर्जी एयर को आयनाइज करने में खर्च कर देंगी, बॉडी पे टकराने के बाद ज़्यादा अंदर तक एंटर नहीं हो पाएंगी, सिर्फ स्किन के डिफरेंट लेयर्स के अंदर ही रुक जाएंगी, जिससे डियर स्टूडेंट्स सोर स्किन होने का खदशा है, रेडनेस आने का खदशा है। इसी तरह से अल्फ़ा और बीटा में यही प्रॉब्लम है कि ये ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये स्किन के ऊपर मुख्तलिफ मसले मसाइल क्रिएट कर सकती हैं, ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएं तो फिर ज़्यादा डैमेजिंग है। इसी बात को हमारी बुक पे कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया, द डैमेज फ्रॉम अल्फा पार्टिकल इज स्मॉल अनलेस द सोर्स एंटर्स द बॉडी। सोर्स अगर बॉडी में एंटर हो जाए, अगर कोई अल्फ़ा का सोर्स स्वालो कर ले तो फिर उस केस में बहुत ज़्यादा उसके लिए ख़तरा साबित हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं कुछ लो एनर्जी लेवल रेडिएशंस की कि उनका बॉडी के ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट है। जैसे कि अल्फ़ा और बीटा लो एनर्जी लेवल की रेडिएशंस हैं, दे कैन कॉज रेडनेस एंड सोर ऑन द स्किन। सम अदर लो लेवल एनर्जीज can cause loss of air, ulceration, stiffness of the lungs and drop in the white blood cells. ये कॉमन इफेक्ट्स है। अल्सरेशन, अल्सर कॉज कर सकती हैं, स्किन पे रेडनेस कॉज कर सकती हैं, लंग्स को स्टिफ कर सकती हैं डियर स्टूडेंट्स, और वाइट ब्लड सेल्स में अचानक कमी का कॉज बन सकती हैं, कमी का सबब बन सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन सारे के सारे असरात के नतीजे में जो पेशेंट है उस पर
इफेक्ट्स, उस पर सिम्टम्स क्या आएंगे, उसे पता कैसे चलेगा इन रेडिएशंस की अलामतें क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनकी अलामतें हैं कि अक्सर पेशेंट बीमार हो जाएगा, उसे डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो सकती है, बुखार हो सकता है। ये जितनी भी अलामतें हैं जो रेडिएशन के नतीजे में पेशेंट पर उभरती हैं, इन्हें रेडिएशन सिकनेस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक इस बारे में अब क्या कहती है, चलिए पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी बुक ये कहती है कि द सिकनेस पैटर्न एग्जिबिट इन द फॉर्म ऑफ डायरिया, वॉमिटिंग एंड फीवर नोन एज द रेडिएशन सिकनेस। ये तो लो लेवल ऑफ एनर्जी की रेडिएशंस का इफेक्ट। अगर हाई एनर्जी लेवल की रेडिएशंस की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स उनका एडवर्स इफेक्ट है, बॉडी में ज़्यादा अंदर तक दाखिल हो जाती हैं और ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा कर सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, दे कैन कॉज द सीरियस डैमेज टू द सेल। हाई लेवल ऑफ रेडिएशंस मे डिसरप्ट द ब्लड सेल्स, seriously leading to diseases such as mutation may cause cancer। डियर स्टूडेंट्स, जो हाई एनर्जी लेवल रेडिएशंस हैं अगर वो जिस्म में दाखिल हो जाएं तो सेल्स, जिस तरह से मैंने बताया, उनकी एबनॉर्मेलिटी का सबब बन जाती हैं। सेल्स की म्यूटेशन शुरू हो जाती है, यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है। यही एबनॉर्मल ग्रोथ कैंसर का सबब भी बन सकती है। डियर स्टूडेंट्स, यही हाई एनर्जी लेवल की रेडिएशंस डियर स्टूडेंट्स एनीमिया, ल्यूकीमिया और क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी का भी सबब बनती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई कैटरैक्ट, मोतिया भी हाई लेवल एनर्जी की रेडिएशंस की वजह से हो सकता है। बाज़ औक़ात डियर स्टूडेंट्स ये रेडिएशंस जिस्म में एब्जॉर्ब होकर अपना काम दिखा चुकी होती हैं, लेकिन अपैरेंटली पेशेंट को नहीं पता चल रहा होता। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट ने हाई एनर्जी लेवल की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ली है और उन रेडिएशंस ने उसके डीएनए में जाके क्रोमोसोम्स को चेंज कर दिया, उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को चेंज कर दी है, तो बज़ाहिर उस पेशेंट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी एज इट इज़ गुजारता रहेगा। लेकिन उस रेडिएशन एक्सपोजर के काफ़ी सालों बाद जब उसकी रिप्रोडक्शन का अमल शुरू होगा, जब उसकी ऑफ स्प्रिंग्स, उसकी नेक्स्ट जनरेशन्स आना शुरू होंगी, तो उस जेनेटिक कोड में डिस्टर्बेंस की वजह से, क्रोमोसोम्स में आने वाली एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो नई नस्ल होगी वो नॉर्मल नहीं होगी, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां आ सकती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस बात को देखते हैं हमारी किताब में क्या लिखा हुआ है। क्रोमोसोम्स एबनॉर्मेलिटी और म्यूटेशन में कॉस्ट डिलेड जेनेटिक इफेक्ट्स सच एज कैंसर। तो कैंसर भी जनरेशंस में शामिल हो सकता है, आई कैटरैक्ट, मोतिया भी हो सकता है, एंड एबनॉर्मेलिटीज इन द फ्यूचर जनरेशंस, दीज में डेवलप्ड मैनी ईयर्स आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस। हमारे स्टूडेंट्स, ये है हाई एनर्जी लेवल रेडिएशंस का इफेक्ट जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। चलिए अब हम आखिरी बात करेंगे इस चैप्टर की थर्ड एग्जाम्पल को, 21.3 एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ लाइट बोर्ड की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, पर चलिए एग्जाम्पल 21.3 की जानिब चलते हैं। कहा जा रहा है कि एक शख्स है जिसका 80 kg मास है और ये इक्वलेंट डोज जो ले रहा है वो 400 रैम है। इस रैम का जिक्र मैंने पहले नहीं किया, अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि रैम इक्वलेंट डोज का यूनिट कैसे है और रैम होता क्या है, और ये रेडिएशंस की एनर्जी जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है ये न्यूट्रॉन्स की वजह से है। न्यूट्रॉन्स के लिए रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस फैक्टर 10 है। तो बताइए उसने फिर टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की। डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिए, आपने इक्वलेंट डोज के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज absorbed dose multiplied by the relative biological effectiveness factor, और आपने इसके जो यूनिट्स पढ़े हैं डियर स्टूडेंट्स वो है साइवर्ट। सो 1 SIEVERT, साइवर्ट इज द SI यूनिट ऑफ इक्वलेंट डोज। डियर स्टूडेंट्स, इसके और भी यूनिट्स हैं जैसे कि रेम। रेम क्या है? रेम is a smaller unit of the equivalent dose. So 1 sievert is equals to 100 rem. Dear students, आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, और जिस तरह से हमारी बुक में लिखा गया है 1 rem
is equals to 0.01 sieverts SV। डियर स्टूडेंट्स, ये रैम होता क्या है चलिए देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। सो रैम स्टैंड्स फॉर रोंटिगन इक्विवेलेंट मैन। डियर स्टूडेंट्स, ये भी रेडिएशन एक्सपोजर को ही मेजर करने का यूनिट है और ये स्मॉलर यूनिट है। आपने देखा कि 1 रैम इज इक्वल टू 0.01 साइवर्ट। तो चलिए वापस सवाल की तरफ आते हैं। हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में हम वैल्यूज कैसे पुट करेंगे? पहले निकालेंगे एब्जॉर्ब्ड डोज। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एब्जॉर्ब्ड डोज है डी, दैट वुड बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट डोज डिवाइडेड बाय रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस फैक्टर। लेकिन यहां पर हमारे लिए एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट डोज की वैल्यू है वो 400 रैम्स की फॉर्म में है, यानी कि वो ऐसा यूनिट्स में नहीं है। तो पहले उसे कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसा यूनिट में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 रैम इज इक्वल्स टू 0.01 साइवर्ट्स। 400 रैम की बात की जा रही है तो दोनों तरफ 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 400 रैम इज इक्वल्स टू 4 साइवर्ट्स। अब आपके पास ऐसे यूनिट्स में वैल्यूज आ चुकी हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट डी फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट डोज की वैल्यू 4, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस फैक्टर 10, तो एब्जॉर्ब डोज 0.4 ग्रे आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये तो एब्जॉर्ब डोज की वैल्यू आई है, अभी भी एनर्जी की वैल्यू नहीं है। तो याद कीजिए फॉर्मूला एब्जॉर्ब डोज का। सो डी इज इक्वल्स टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां से रिकॉल कर सकें तो एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? मास इनटू द एब्जॉर्ब डोज। सो मास इज, डियर स्टूडेंट्स, 80 kgs इनटू डोज 0.4 है, तो ये तकरीबन 32 जाउल्स की एनर्जी एब्जॉर्ब आ जाएगी। यानी उसने पूरे जिस्म पे तकरीबन 32 जाउल की रेडियो एक्टिव, उसने पूरे जिस्म पर तकरीबन 32 जाउल की रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब की है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे इस चैप्टर की 3rd एग्जाम्पल प्रॉब्लम थी। उम्मीद करता हूँ कि ये भी अब क्लियर हो चुकी है। आपसे मुलाकात करूँगा अब आने वाले अगले लेक्चर में कुछ नई डिस्कशंस के साथ। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।